Of y'all? Yesterday we started with the Indian regulatory framework. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो what is law? बोलो. Law is a set of obligations imposed by the और क्यों impose करा है गवर्नमेंट? For securing welfare and providing justice to this. Can you all tell me the four sources of law? Bolo. A law made by the parliament, the judicial decisions like the case laws, and sometimes even the customs and इसको हम लोग कहते हैं case laws. Law made by the parliament में आ सकते हैं all are various acts. तो ये चारों भी चीजें मिला के बनता है, मतलब सोर्सेज होते हैं लॉ के. फिर हमने देखा था कोई भी एक्ट कैसे बनता है. पहले कंसर्न मिनिस्ट्री क्या बिल बनाती है, इसी बिल को ले डाउन किया जाता है इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड देन इट इज गिवन टू द प्रेसिडेंट ने जैसे कंसेंट दिया, एक्ट बनने के बाद इट विल बी पब्लिश्ड इन द हाँ ठीक है. और जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है उसी नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि ये कानून कब से एप्लीकेबल होने वाला है और उसी दिन से वो कानून हो जाएगा एप्लीकेबल. यस और नो गाइस? सो दीज वर ऑल द थिंग्स दैट वी डिड यस्टरडे. अब हम बढ़ेंगे आगे. ये सारी चीज़ों को हम पढ़ते पढ़ते आपको समझा देंगे क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. चलो फटाफट प्लीज कम डाउन टू योर टेक्स्ट बुक्स एवरीवन. पेज नंबर 1.1 ही है आई थिंक. हाँ, virtual kids, I hope my audio and video is clear. No. बेटा फिर आपको चश्मा लग गया है, कान की मशीन भी लेके आ जाइए क्योंकि क्लास में तो सब सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है. तो सुनो मेरी बात. जहां तक इंडिया की बात है, आप लोग जानते हो इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. क्या इंडिया में ऐसा कुछ है कोई राजा है रानी है इंडिया को रूल किया जा रहा है? नहीं. इंडिया में अपना पार्लियामेंट है और इंडिया इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री. अब ऐसे केस में इफ इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोग खुद हमारे पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव को करते हैं इलेक्ट. हाउ मेनी ऑफ यू आर 18 प्लस? सो आई थिंक दिस टाइम यू ऑल आर द फर्स्ट वोटर्स. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल एक्चुअली वोटेड? यू ऑल हैव अ राइट टू वोट. दैट्स इट. सिर्फ इतने लोगों ने वोट किया? क्यों? बाकी लोगों ने वोट क्यों नहीं किया? क्या अभी 18 हुए हैं? Okay, but yes, those who voted, you all know, and in fact others, everyone knows that you all have a right to vote, and this right to vote is given once you are 18 years of age. ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि राजा है रानी है और ये लोग देश को चला रहे हैं, ये लोग रूल कर रहे हैं. ऐसा सिस्टम इंडिया में तो आज नहीं है. हम लोग खुद एज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को करते हैं इलेक्ट. सो वी आवरसेल्व्स इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट एज वेल एज द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स. और फिर ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दीज पीपल मेक द लॉ इन द पार्लियामेंट. अब देखो, पार्लियामेंट में अगर लॉ बना है
तो दिस लॉ इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. बट कभी कभार देर आर सर्टेन लॉज विच आर एप्लीकेबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर. तब वो जो लॉ है वो इंडिया को एप्लीकेबल नहीं होता है. दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू द बॉर्डर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसर्न स्टेट. आपको पता है ये चीज के बारे में? नहीं पता है? जैसे कि मैं बताती हूँ, डोंट वरी. कंपनीज एक्ट है 2013. अब अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 देखते हो, कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. तो चाहे आप कश्मीर से हो या कन्याकुमारी से, आसाम से हो या गुजरात से हो, फर्क नहीं पड़ता है. एवरी स्टेट को कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है. बट कुछ कुछ कानून होते हैं जो सेंट्रल नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट बनाता है. तो ये जो लॉज होते हैं, दोज लॉज विल बी एप्लीकेबल ओनली टू दैट कंसर्न्ड लॉ. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है हमारी स्टेट में मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ टबैको इज बैंड. गुजरात ने कहा लिकर बैंड. वही गोवा कहती है लिकर पे नो टैक्स. समझ रहे हो आप? गुजरात भी इंडिया का हिस्सा, गोवा भी इंडिया का हिस्सा. बट ये जो लॉज बना है, ये लॉज आर नॉट सेंट्रल लॉज. दे आर एप्लीकेबल ओनली टू दैट पर्टिकुलर स्टेट. समझ में आई बात? तो कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जो एप्लीकेबल होते हैं टू होल ऑफ इंडिया, बल्कि कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं विच आर एप्लीकेबल ओनली टू दोज पर्टिकुलर कंसर्न स्टेट्स. एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. जैसे कि एडुकेशन का मैं एग्जाम्पल देती हूँ तो आप लोग रिलेट कर पाओगे. वैसे ही लिकर विकर भी पता ही होगा, वो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को. बट जैसे कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बोर्ड है एडुकेशन का, उसने अपना खुद का पैटर्न बनाया है फॉर स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 10. उसको हम कहते हैं SSC बोर्ड. अगर आप गुजरात में जाओगे तो बोर्ड अलग है, राजस्थान में जाओगे तो वहां का स्टेट बोर्ड अलग है. हर स्टेट का अपना स्टेट बोर्ड हो रहा है. जैसे कि महाराष्ट्र में अगर आप स्कूलिंग करते हो 1 to 10, हिस्ट्री में शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाया जाता है. वही अगर आप राजस्थान में जाओगे कोई दूसरे महाराज या रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ाया जाएगा. नहीं आ रही बात समझ में? सो एवरी स्टेट हैज इट्स ओन स्टेट एजुकेशन बोर्ड जो अपना करिकुलम जो है वो बनाता है. तो वो करिकुलम इज नॉट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. इट इज ओनली एप्लीकेबल टू दैट कंसर्न स्टेट. हमारे लिए हमारी लैंग्वेज होगी मराठी. तो अगर आप SSC बोर्ड में पढ़ोगे आपको मराठी कंपल्सरी रहेगा ही. जब आप राजस्थान के स्टेट बोर्ड में पढ़ोगे तो मराठी नहीं होगा एज अ लैंग्वेज. मे बी ऑप्शन होगा, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट मराठी कंपल्सरी लैंग्वेज में तो नहीं होगा. तो हर लॉ जो होता है या तो सेंट्रल लेवल पे ऑपरेट होता है या तो वो ऑपरेट होता है एट द स्टेट लेवल. अगर वो पार्लियामेंट में बना है तो ऐसे केस में दैट पर्टिकुलर लॉ विल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. बट अगर ये लॉ बना है इन द स्टेट लेजिस्लेचर तो ऐसे केस में इट विल बी एप्लीकेबल ओनली टू दैट पर्टिकुलर स्टेट. टू दैट पर्टिकुलर स्टेट मतलब दैट स्टेट कंसर्न्ड. अरे बोलो ना. इनफैक्ट इसी से संबंधित है इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ. आई थिंक टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट पेज पे होगा ये चीज. अपना जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके खुद के भी 3 लिस्ट है. द सेंट्रल लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द जॉइंट लिस्ट. सेंट्रल लिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं एज द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट को तो स्टेट लिस्ट ही कहते हैं, और जॉइंट लिस्ट को हम लोग कहते हैं एज द कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट. स्टेट का जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था एडुकेशन.
इनफैक्ट जो अपने सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जैसे कि ये पुलिस ऑफिसर, उनको भी उनका कंसर्न स्टेट लॉ एप्लीकेबल होता है। कैसे वो कौन से राज्य मतलब स्टेट काम करेंगे, उसके लिए पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल लेवल पे काम नहीं होता है, स्टेट लेवल पे काम होता है। समझ रहे हो क्या? तो वो भी आप लिख सकते हो। पुलिस स्टेट में कैसे काम करेगी, वो कौन सी लिस्ट में डिसाइड होता है? स्टेट लिस्ट में डिसाइड होता है। एक बार ये देखो, मैं आपको बताती हूँ। स्क्रीन पे अगर आप देखोगे, ये कुछ मैं आपको एग्जाम्पल्स देना चाहती हूँ। यूनियन लिस्ट में क्या क्या पावर्स आते हैं, स्टेट लिस्ट में क्या क्या पावर आते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या पावर आते हैं। देखो, यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल लेवल पे अपना डिफेंस, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, रेलवेज, हाईवेज, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज, ये सब कुछ काम करता है अंडर द यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे मतलब दिस कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट्स। हो सकता है जो हॉस्पिटल, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पुलिस से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हर स्टेट में अलग अलग है। स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर आप लोगों ने देखा होगा, हर जगह पे अलग अलग रूल्स एप्लीकेबल है डिपेंडिंग अपॉन ऑन विच स्टेट यू आर सिचुएटेड इन। तो ये पावर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया, ये पावर हमने रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। और कुछ चीजें जो कंट्रोल में है वो दोनों के कंट्रोल में, टुगेदर दे वर्क हैंड इन हैंड। जैसे कि जस्टिस, एजुकेशन, जैसे कि एक होता है स्टेट बोर्ड, एक होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड की स्कूल में अगर आप हो, चाहे पुणे में पढ़ रहे हो या दिल्ली में, राजस्थान में पढ़ रहे हो या कर्नाटका, द करिकुलम इज द सेम। इट्स नॉट डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स, इट इज द सेम everywhere throughout India. Why? Because it falls under the concurrent list, जहां पे सेंट्रल और स्टेट बोथ गो हैंड इन हैंड। आ रही है बात समझ में? अरे बोलो ना, ऐसी वो बात है। जस्टिस भी हैंड इन हैंड जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस फाइल किया है, आगे अपील करना है, यू विल गो टू द हाई कोर्ट, और आगे अपील करा है, यू विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आगे कुछ नहीं है। जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, दैट इज फुल एंड फाइनल एंड इट विल बी बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। यू कैन नॉट चैलेंज द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एनीवेयर एल्स। आई बात समझ में? ये लिखना है आपको, जो बुक में दिया है मैम वही पढ़ ले, वो काफी है। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन क्लिक अ फोटो, अदरवाइज इट इज ओके। इतना बट जरूर लिख लो। यस, सेंट्रल लिस्ट जो होती है, इट कंटेन्स द मैटर ओवर विच ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव द पावर टू मेक द लॉस। स्टेट गवर्नमेंट में वो कंसर्न स्टेट, जैसे कि लिकर, वो एग्जाम्पल आपको याद रहेगा। महाराष्ट्र में लिकर के क्या लॉज रहेंगे, महाराष्ट्र सरकार डिसाइड करेगी। गोवा में क्या रहेगा, गोवा सरकार डिसाइड करेगी। गुजरात में क्या होगा, वो गुजरात सरकार डिसाइड करेगी। समथिंग दैट इज एथिकल फॉर गोवा गवर्नमेंट मे नॉट बी एथिकल फॉर गुजरात की सरकार। हाँ, सेंट्रल और जॉइंट या कॉन्करेंट आप कह सकते हो। चाय लेके आना। जहां पे दोनों भी, सेंट्रल और स्टेट, दोनों भी गवर्नमेंट को हमने पावर दिया है। आपको पता है स्टैम्प ड्यूटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स।
नहीं पता है? शॉपैक्ट भी डिफरेंट है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, तो कहां पे आएगा? सेंट्रल में, स्टेट में या कॉन्करेंट में? वेरी गुड. स्टैम्प ड्यूटी एक्चुअली गवर्नड होती है बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. इट फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट. राजस्थान में हिंदी लैंग्वेज है, तो इंग्लिश, हिंदी और थर्ड लैंग्वेज कौन सी है राजस्थान में स्कूल्स में? स्कूल राजस्थान स्टेट बोर्ड में मारवाड़ी सिखाता है? आर यू श्योर कि सिर्फ इंग्लिश हिंदी है? क्योंकि महाराष्ट्र के स्टेट बोर्ड में वी हैव 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी. संस्कृत इज ऑप्शनल फॉर हिंदी, बट मराठी तो कंपल्सरी है. डन. हुआ क्या? अरे इतनी इमोशनल मत हो आप लोग. तो आप अगर देखोगे जिनका हो गया लिख के, वैसे तो मैंने पीपीटी बताया था, बट फिर भी यहां पे देखो एग्जाम्पल दिए. जैसे इनकम टैक्स एक्ट का पावर हमने सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है. इट कम्स अंडर द सेंट्रल लिस्ट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. वैसे ही स्टैम्प ड्यूटी जो है, लिख लिया आप लोगों ने? वैसे ही स्टैम्प ड्यूटी जो है, इट कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट. तो उससे रिलेटेड मैटर्स दोनों भी मिलकर, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लॉज बनाते हैं. ये एग्जाम्पल्स है जो मैंने पीपीटी में बताए थे, जो आपको लिखने नहीं थे. समझा क्या आपको? आ जाओ तो प्रीवियस पेज पे थोड़ा सा, ये एक बुलेट पेंडिंग है, वो कर लेते तो फर्स्ट पेज हमारा हो जाता है. ये सिर्फ ओरिजिन की बात है, मैं 5 मिनट में इसको कंप्लीट कर रही हूं. प्लीज इज्जत से सुन लो और खत्म करो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सुनो मेरी बात. देखो, वॉज इंडिया रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स? इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? 1947. उसके पहले भी बट कानून बने हैं, ऐसा नहीं है. देखो 1947 में ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया. 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, पार्लियामेंट बना. आपको पता है ना इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे? हाँ, ब्रिटिशर्स छोड़ के गए 47 में, बट ऐसा नहीं है आज वो छोड़ के गए अगले दिन अपना संविधान बन गया, पार्लियामेंट बन गया, लोकसभा आ गया, राज्यसभा आ गया. नहीं, वो बनते बनते संभलते संभलते अपने को टाइम लग गया और 1950 में पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना. बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे उसके भी बहुत पहले 1950 में भले ही कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके भी पहले माय डियर स्टूडेंट्स इंडिया में एक्ट्स, लॉज रहे. एक एक्ट का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जो आपके सिलेबस में भी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. साल बताओ? 1872. दैट टाइम द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया. अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा पता है, बट फिर भी
कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान और पार्लियामेंट बनाए 1950 में, फिर 1872 में एक्ट कैसे बना? तो देखो, दैट टाइम अग्रीड देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन, देयर वाज नो पार्लियामेंट, बट उस जमाने में जब ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे थे, क्या हुआ था? पार्लियामेंट ऑफ यूके था जिसके अंडर इंडिया में लॉज बन रहे थे। और जैसे आज के जमाने में प्रेसिडेंट साइन करता है, उस टाइम पे हुआ करता था गवर्नर, जिसको आप लोग कहते होगे आई थिंक सिविक्स में वाइस रॉय। गवर्नर क्या पढ़ा है आप लोगों ने? वाइस रॉय पढ़ा है या गवर्नर पढ़ा है? अच्छा हुआ आप लोगों ने आर्ट्स नहीं लिया है, ठीक है। सिविक्स की बातें जैसे मैं कर रही हूं ना, माहौल बन रहा है, माहौल। अरे ये शब्द तो बेटा आपने सुने होंगे ना, वाइस रॉय, गवर्नर जनरल। छोड़ो, ठीक है, गॉड सेव यू ऑल। सो यस, उस टाइम पे क्या हुआ था, हमारा यूके का पार्लियामेंट था और यूके के पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट्स, लॉज, कानून बनते थे। फिर वहां का गवर्नर जो है सिक्का देता, मतलब अपना साइन, कंसेंट देता था, और उसके बाद वो लॉ जो है वो इंडिया में भी एप्लीकेबल हुआ करता था। इवन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इज मेड इन द ईयर 1881। नहीं, पार्टनरशिप एक्ट नहीं, एक्चुअली पार्टनरशिप एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट भले ही इंडिपेंडेंट इंडिया में बने हैं, बट हुआ क्या था मैं आपको बोलती हूँ, उसका ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही है, ऐसी बात है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जैसे हल्की सी झलक देती हूँ मैं, जस्ट आउट ऑफ, इट्स अ रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट बट इट्स नॉट इन योर सिलेबस। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ग्रेस डेज, 3 days ऑफ ग्रेस। खैर आपको लॉ में नहीं है ये, क्योंकि आपको पूरा एनआई एक्ट है नहीं, बट वो 3 days ऑफ ग्रेस आपने 11th 12th में या अकाउंट्स में है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। वाई 3 days ऑफ ग्रेस, कभी आप लोगों ने सोचा है? वाई ओनली 3 days ऑफ ग्रेस? वाई नॉट 2, वाई नॉट 5, वाई नॉट 7, वाई नॉट 15? कल भी मैंने आपको कहा था, कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, कोई लॉ है, इट कम्स बिकॉज देयर इज समथिंग प्रैक्टिकली दैट हैज प्रीवियसली हैपेंड। एक्ट बनने के बाद आपने फॉलो नहीं किया है, प्रैक्टिकल दिक्कत आने के बाद आपने उसको केटर करने के लिए एक्ट को बनाया है। तो भले ही सब्जेक्ट बड़ा, भले ही थ्योरेटिकल है, द अप्रोच इज रियली वेरी प्रैक्टिकल। देखो, इवन द एनआई एक्ट वाज मेड व्हेन द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया। इनफैक्ट कंपनीज एक्ट भी, इसके पहले तो 1956 था, उसके पहले 1913 था। इनफैक्ट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स पहली बार इंडिया में आए थे, दे केम टू डू बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। हिस्ट्री बहुत पुअर है, हिस्ट्री सिविक्स जो भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। आई होप एटलीस्ट योर इकोनॉमिक्स इज गुड, थैंक गॉड। छोड़ दो, ज्योग्राफी अभी नहीं आता है तो, अब उम्र खत्म हो गई बेटा, अब फर्क नहीं पड़ता प्लैनेट्स 9 है या सन 9 है, सन आजू बाजू घूमते रहता है प्लैनेट्स के, या प्लैनेट आजू बाजू घूम रहे हैं सन के, दैट इज नॉट रेलेवेंट नाउ, फॉरगेट इट, कोई बात नहीं। देखो, बहुत सारे चीजें आज भी कंपनीज एक्ट में ब्रिटिश केस लॉस के हिसाब से है। वैसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, इट वाज कॉपी, आई मीन इट वाज इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिश लॉज। उस टाइम पे यूके में कल्चर, देखो मैंने आपको कहा ना, इवन कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस बिकम अ पार्ट ऑफ लॉ। वहां पे ऐसा कल्चर था कि कोई बिल ऑफ एक्सचेंज अगर ड्यू होता है, आज अगर ड्यू हुआ है, मैच्योरिटी के बाद मैं बिल का अमाउंट कलेक्ट करने जाऊंगी, और एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचने के लिए वहां पे अप्रोक्सीमेटली 3 दिन लगते थे।
उस जमाने में, क्योंकि उस जमाने में तब मोटर व्हीकल्स नहीं हुआ करती थी, और तब के जमाने के लोग ऐसा नहीं सोचते थे एक जगह से दूसरी जगह को जाने को 3 दिन लगेंगे तो मैं 3 दिन पहले निकल जाऊंगा, तो जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक मैच्योरिटी आ जाएगी। वहां पे तब रिवाज कस्टम ऐसा था कि बिल मैच्योर होने के बाद वी वुड स्टेप आउट ऑफ द हाउस, और पहुंचने में हमें अप्रोक्सीमेटली 3 दिन तो लग ही जाते थे, क्योंकि वैसे भी 3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते थे। जब वहां के लॉज बने एनआई रिलेटेड, तब उन्होंने सोचा क्यों ना इस रिवाज को लीगली ऑथेंटिकेट किया जाए। जैसे कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कुछ लोगों ने रिवाज बनाया कि शादी के बाद लड़की जो है लड़के के घर में जाएगी। उसके बहुत साल बाद हिंदू मैरिज एक्ट बना, फिर इस रिवाज को उन्होंने लीगलाइज किया थ्रू दिस एक्ट, और आज फिर हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है कि शादी होने के बाद बेटियां जो रहती है वो ससुराल जाती है। वैसे ही फिर तब उन्होंने जब एनआई एक्ट बनाया तब उन्होंने इस चीज को लीगलाइज किया, और तब उन्होंने सोचा कि वैसे भी 3 दिन मिल ही रहे, व्हाई नॉट टू लीगलाइज दीज 3 days एंड गिव इट एज ग्रेस डेज। मजे करो 3 दिन। आज के जमाने में 3 दिन तो पूरे दुनिया का चक्कर काट के आ जाओगे आप हवाई जहाज में, तो लंदन के लंदन में एक जगह से दूसरी जगह तो घंटे भर में पहुंच जाओगे आप। बट फिर भी अब क्योंकि वो रिवाज लॉ बन चुका है आज के टाइम पे, लीगली नाउ यू प्रोवाइड दोज 3 days ऑफ ग्रेस। वैसी वो बात है। कुछ आई बात समझ में? तो बहुत सारे एक्ट्स इंडिया में बने हैं while the Britishers were ruling India, और ब्रिटिशर्स जैसे जैसे अपने पार्लियामेंट में कानून बनाते थे वैसे वैसे वही कानून इंडिया में एप्लीकेबल करवाने लग जाते थे। तो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनने के पहले या पार्लियामेंट बनने के पहले हमने क्या किया था, ब्रिटेन पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और उसके द्वारा जो कानून बनाए जा रहे थे इंडिया के लिए, तब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, वो कानून यहाँ पर हम लोग एप्लीकेबल, हम लोग नहीं वो लोग एप्लीकेबल करवा रहे थे, ठीक है। बट दैट सिस्टम वाज आल्सो नॉट दैट ग्रेट सिस्टम। सो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, अगर आप देखोगे वही चीज लिखा है। इनफैक्ट even the government of India Act was passed by the Parliament of UK। वो भी इंडिया के पार्लियामेंट में नहीं बना है, यूके के पार्लियामेंट में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना है, विच इज द प्रीस्यूसर, मतलब बेसिस, या तो फिर हम कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और वही था, हमने पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट्स। और जुडिशियल मतलब केस लॉस, 2 लोग अगर झगड़ रहे क्या वो कोर्ट में जाएंगे? जैसे आज के जमाने में सुप्रीम कोर्ट है, उस जमाने में उन्होंने सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए बनाया था फेडरल कोर्ट। ये भी आपने सिविक्स में पढ़ा होगा। बट ये फेडरल कोर्ट ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। अगर आप फेडरल कोर्ट की हिस्ट्री पढ़ते हो आपको समझ में आएगा, 12 सालों में फेडरल कोर्ट ने सिर्फ 150 केसेस का डिसीजन दिया है। 12 सालों में 150 केसेस इज टू मच ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। और फिर हमने कुछ समय बाद, जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, हमने फेडरल कोर्ट को इंडियन जुडिशियल सिस्टम से हटा दिया, और इसी फेडरल कोर्ट के बदले में वी मेड आर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? और फिर ऑफिशियली
इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, we started working on our constitution, and then can you all tell me the exact date when the constitution was made? हे भगवान, मला वाचवा. नवंबर. तुम लोग इंडियन हो या कहां से आए हो तुम लोग? ये बेसिक चीजें भी तुम. आई एम इवन डाउटिंग व्हेन डिड इंडिया एग्जैक्टली गेट इंडिपेंडेंस. शिट, सीरियसली. मैं जा रही हूं यहां से. सीरियसली तुम लोग अभी गाली निकलेगी. स्ट्रेस में तुम ये भूल जाओगे इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला है. व्हेन डू यू ऑल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे? व्हाई डू यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे? बिकॉज इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दैट डे. 14th को पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है, 15th को इंडिया सेलिब्रेट करता है. लालत है आप लोगों पे, बेशर्म हो आप लोग. सिर्फ गर्लफ्रेंड का बर्थडे याद रखो. दिस इज नॉट गुड. बेटा ये आपकी तारीफ नहीं की है मैंने, ये सरकास्टिकली बोला है. इट्स नॉट गुड. आप लोग इंडिया के फ्यूचर हो. इंडिया का फ्यूचर खड्डे में जा रहा है. क्रेजी. वेरी बैड. मुश्किल है, अवघड है, लय अवघड है. ठीक है चलो. क्या अभी कैसे करोगे रे तुम लोग? ठीक है, ऑल द बेस्ट. और कुछ सवाल ही नहीं पूछे मुझे कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. इट्स ओके, इट्स ओके, रहने दो. आज के लिए इतना ही काफी है. ये बराबर पता है आपको वैलेंटाइंस डे कब है? अभी ऐसे ही बोलोगे. ये डेट्स याद है आपको? इट्स नॉट अ गुड थिंग. ओके बेटा ध्यान दो. कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को जिसको हम कहते हैं हिंदी में भारत संविधान, इट प्रोवाइड्स फॉर एंड प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन. कल हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ हल्का सा डिस्कशन किया था. ये फंडामेंटल राइट आपको मिलता है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बट एक साइड पे जहां पे आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती है, जैसे कि द राइट टू वोट इज ऑल्सो अ राइट, इज ऑल्सो एक्चुअली अ ड्यूटी एज एन इंडियन सिटीजन. आप लोगों के पास, कितने लोगों के पास ये राइट था, बट ओनली हाफ ऑफ यू ऑल एक्सरसाइज दैट राइट. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. यू शुड हैव वोटेड इफ यू गॉट द अपॉर्चुनिटी. सो our constitution gives us certain fundamental rights. बट जहां एक साइड पे एकदम हक से आपको कुछ राइट्स दिए हैं, दूसरे साइड पे आपको कुछ जिम्मेदारियां भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है. ओके, यस. प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ तो हो गया है. तीनों लिस्ट भी हो गई है, सेंट्रल, स्टेट एज वेल एज द कॉन्करेंट लिस्ट. तो अब आ जाइए यहाँ पे.
types of law in India in the Indian legal system. इतना कर लेंगे आज हम लोग सारे लॉस और प्रिंसिपल्स, फिर एनफोर्सिंग द लॉ कल कर लेंगे, एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम परसों खत्म हो जाएगा ये चैप्टर अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस. आ जाओ. ओके, सबसे पहले क्रिमिनल लॉ. ये 2-3 दिन कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है, ये कर लो. दिस इज द मोस्ट टेक्निकल चैप्टर, बट बेसिक चीज़ है, ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है. वंस यू स्टार्ट विद द एक्चुअल एक्ट्स थिंग्स विल बी इन कंट्रोल. ठीक है. क्रिमिनल लॉ देखो क्या कहता है. क्रिमिनल लॉ So the criminal law in India सुनो ना मेरी बात, is concerned with the laws pertaining to the violations of the rule of law or the public wrong and the punishment of the same. Basically क्या सारी चीजें ऑफेंसेस है. ऑफेंसेस मतलब क्या काम करना गुनाह है. ओके, व्हाट इज अ क्राइम इज ऑल गिवन अंडर द क्रिमिनल लॉ. अज्यूम करते जैसे क्लास खत्म हो गई, जैसे एग्जाम्पल क्लास खत्म हो गई. क्लास खत्म होने के बाद आप घर जा रहे थे. अब चलते चलते अनफॉर्चुनेटली आपने प्रेस्टीज पॉइंट पे नीचे ये कॉकरोच पे स्टैम्प कर लिया, मर गया बेचारा कॉकरोच. तब ऐसे केस में क्या मैं ये कहूंगी इसने मर्डर किया है, खूनी है ये खूनी, जेल भेजो इसको, क्या ऐसा होगा? देखो, व्हाट इज अ मर्डर? इट इज डिफाइंड अंडर द आईपीसी, द इंडियन पीनल कोड. तो आपका कौन सा एक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स मर्डर, किडनैपिंग, रेप, सारी चीजें चेक.
अच्छा ठीक है, हो गया माइक, ठीक, बाद में लिख लेना, अभी सुन लो. इज द साउंड ओके नाउ? वर्चुअल किड्स, फेस टू फेस किड्स, प्लीज गो टू द ENT डॉक्टर और आपके कान की मशीन लेके आ जाना. आप लोग ऐसे ही हावले पैदा हुए थे क्या? काय झालं? चेक, ठीक है. यस, हाँ, तो मैं क्रिमिनल लॉ के बारे में बात कर रही थी. सो कॉकरोच, हाँ, संभालो बेटा अपने आपको, कर लो बेटा ये आवाजें. जब आपका रिजल्ट आएगा ना, मैं ऐसी आवाजें निकालूंगी, ठीक है? आई वेट फॉर द डे ऑफ द रिजल्ट. सो बेसिकली आईपीसी ये डिफाइन करता है क्राइम क्या होता है, कोई क्राइम के लिए क्या सजा होगी. तो अगर आपने मर्डर किया है, कितना फाइन लगेगा, कितने समय की जेल होगी, मिनिमम जेल कितना, मैक्सिमम जेल कितना, फाइन मिनिमम कितना, मैक्सिमम फाइन कितना. जेल अगर नहीं जाना है, क्या उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए फाइन दे के जेल से छुटकारा मिल सकता है. ये सारी चीजें रिलेटेड टू क्राइम is given under the IPC. But there is one more thing which you should be knowing if you are in India, and that is the Code of Criminal Procedure. नाम में लिखा है Code of Criminal Procedure. This is a procedural code, CRCP. It is a procedural code. जैसे कि एग्जाम्पल देखो, किसी की अगर आपको मिसिंग कंप्लेन रजिस्टर करनी है, आपका पुलिस ऑफिसर आपके डिस्ट्रिक्ट में तब तक मिसिंग कंप्लेन रजिस्टर नहीं करेगा जब तक उस पर्सन को मिसिंग होके 24 आवर्स इलैप्स नहीं हुए हैं. ऐसा नहीं कि बच्चा 2-4 घंटे नहीं आया है तो मिसिंग कंप्लेन मम्मी रजिस्टर कर सकती है. वो पुलिस ऑफिसर भी जानता है इमोशनल हो गया होगा, आज गर्लफ्रेंड का बर्थडे होगा, गया है तो घर ही आने वाला है वो. तो देखो, दिस इज अ प्रोसीजर दैट इज गिवन. आपका पासपोर्ट खो गया है, आपको डायरेक्टली अथॉरिटीज नया पासपोर्ट नहीं देती है. फर्स्ट यू नीड टू गेट एन FIR रजिस्टर्ड. FIR रजिस्टर करने के बाद जो FIR रजिस्ट्रेशन की कॉपी है वो अटैच करनी पड़ती है विद द एप्लीकेशन टू गेट अ न्यू पासपोर्ट. ओनली आफ्टर विच यू विल गेट अ न्यू पासपोर्ट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओरिजिनल पासपोर्ट. ये सारे प्रोसीजर्स दिए गए इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. आई बात समझ में? एग्जाम्पल आप लिख सकते हो. एग्जाम्पल, रजिस्ट्रेशन ऑफ मिसिंग कंप्लेन्स of missing person. और आईपीसी के बारे में देखो, यहां पे नेक्स्ट पेज में दिया है. अगर आप देखोगे क्या क्या क्राइम होता है, तो हमने बेसिकली डिफाइन किया नहीं, बट मर्डर को डिफाइन किया है. मैं वही कह रही हूं ना, चलते चलते अगर आपने कॉकरोच को कुचल दिया, हम ये नहीं कहेगा मर्डरर इन द आईज ऑफ लॉ, या बहुत मच्छर हो रहे, मच्छर को ऐसे मार दिया आपने, हम ये नहीं कहेंगे आप खूनी हो. दिस इज नॉट अ मर्डर अकॉर्डिंग टू आईपीसी. उसके लिए क्या आपको जेल नहीं होगी. मर्डर क्या है, रेप क्या है, चोरी क्या है, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट, ये सारी चीजें, इन क्राइम्स को आईपीसी ने डिफाइन किया है. सिर्फ क्राइम को डिफाइन नहीं किया है, रिस्पेक्टिव चीजों में आपको क्या पनिशमेंट होगी. क्या आपको फाइन लगेगा या आपको
जेल भेजा जाएगा या क्या आपको फाइन और जेल दोनों होगा, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, ये सब कुछ डिफाइंड है अंडर द आईपीसी. सो दिस टाइप ऑफ लॉ विच टॉक्स अबाउट क्राइम, उसकी सजा, उसका प्रोसीजर इज ऑल क्रिमिनल लॉ. ओके, लिखते हो क्या इसकी समरी? लिखो. सबसे पहले तो हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ लॉ. और टाइप्स ऑफ लॉ में सबसे पहला लिखो क्रिमिनल लॉ. उसमें पॉइंट 1 दीजिए. क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न्ड विथ criminal law is concerned with the law relating to वायलेशन. वायलेशन मतलब समझता है, कॉन्ट्रवीन करना. वायलेशंस ऑफ पब्लिक रॉन्ग्स, मतलब आपने क्राइम किया है. इन शॉर्ट, पब्लिक रॉन्ग्स मतलब क्राइम. सिर्फ क्राइम क्या है उसको नहीं पता है, कोई पर्टिकुलर क्राइम अगर किया है तो उसकी क्या सजा होगी वो भी क्रिमिनल लॉ में कवर्ड है. एंड इट्स पनिशमेंट. फिर आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो. एक तो है इंडियन पीनल कोड, दूसरा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एंड यस, आई बात समझ में? द नेक्स्ट टाइप ऑफ लॉ इज सिविल लॉ, जहां पे क्रिमिनल लॉ इन जनरल क्राइम्स के बारे में डिफाइन करता है. 420 करना क्राइम है, फ्रॉड करना क्राइम है, थेफ्ट करना क्राइम है, मर्डर करना क्राइम है. सिविल लॉ जो है उसका स्कोप काफी नैरो है. सिविल लॉ बेसिकली दो लोगों के निजी मामले के बारे में बात करता है. एक पर्सन का दूसरे पर्सन से अगर झगड़ा हुआ है, ये उनका निजी मामला है. दिस फॉल्स अंडर द सिविल लॉ. जैसे कि कोई दूर गांव में एक फार्मर दूसरे फार्मर से झगड़ रहा है कि ये गाय किसकी है, मेरी या तुम्हारी. ये दोनों का निजी मामला है. इनका डिस्प्यूट अगर रिजॉल्व करना है, दे हैव नॉट कमिटेड सम क्राइम, इनका कुछ तो डिस्प्यूट है और इसी डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन, मतलब इसी डिस्प्यूट का सॉल्यूशन चाहिए. तो ये जो सॉल्यूशन है ये निकलता है थ्रू द सिविल लॉ. कहां से निकलता है? सो बेसिकली
disputes between two individuals, disputes between two organizations, or dispute between an organization and an individual. So these disputes are a matter of the civil law. So basically यहाँ पे under the civil law we are more focused on dispute resolution rather than punishing. क्रिमिनल लॉ में क्या हो रहा था, आपने क्राइम किया था तो हमारा फोकस था इसने मर्डर किया है ना, इतने साल की जेल, इसने ऐसा किया है ना, इसको तो फाइन भी लगाएंगे और जेल भी भेजेंगे, इसने ऐसा फ्रॉड किया है ना, फाइन और 10 सालों की जेल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जेल. क्रिमिनल लॉज में फोकस वाज मोर ऑन तूने गलत किया है ना तो देखो सजा मिलेगी. सिविल लॉ का अप्रोच वैसा नहीं है. सिविल लॉ का अप्रोच इज मोर ऑन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स बिटवीन द टू पर्सन्स. So that's basically the focus of the civil law, and this civil law is governed by the code of civil procedure. जैसे वहां पे था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वैसे यहां पे है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. आई बात समझ में? बोलो ना. और सिविल लॉ को भी अगर आपको फर्दर डिवाइड करना है, एक मिनट ये पूरा सेंटेंस में लिखती हूं तो आपको समझेगा. यहां पे लिखेंगे सिविल लॉ इज governed by the code of civil procedure. और यही सिविल लॉ को अगर आप फर्दर क्लासिफाई करना चाहते हो, इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ and the property law. Sometimes even the law of tort. Tort मतलब civil wrong. Tort मतलब क्या है? Some wrongful act is known as a tort, a civil wrong. जैसे मॉन्यूमेंट को तोड़ना, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को खराब करना is a civil wrong. What is it? It will fall under the law of tort. Tort का मतलब होता है a civil wrong. In short, a wrongful act. कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया है उन लोगों के लिए, जिन्होंने नहीं किया है सुन लो आप. दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आमिर और शाहरुख. जहां आमिर अपनी कार शाहरुख को बेच रहे हैं और उसी के बदले में शाहरुख 50 लाख रुपए दे रहे हैं. आमिर गाड़ी देंगे और शाहरुख पैसे देंगे. कल जाके आमिर ने गाड़ी दे दी और शाहरुख ने पैसे ही नहीं दिए. आमिर ने गाड़ी दे दी और शाहरुख ने पैसे ही नहीं दिए. इन दोनों का डिस्प्यूट जो है कहां रिजॉल्व होगा? इन द सिविल कोर्ट. सो दिस फॉल्स अंडर सिविल लॉ. यहां पे हम शाहरुख को जेल नहीं भेजेंगे. ज्यादा से ज्यादा कोर्ट क्या बोलेगा, तूने 50 लाख रुपए देने का वादा किया था, 50 लाख रुपए दे दे और जितने समय के लिए डिलेड पेमेंट हुआ है उसका इंटरेस्ट दे दे. आवर फोकस इज नॉट ऑन शाहरुख तूने गलत किया ना जेल जा. आवर फोकस इज अरे जो भी तुम्हारे बीच का मामला है उसको रिजॉल्व कर लो और खत्म कर लो. मोर ऑन फाइंडिंग द सोल्यूशन रादर देन गिविंग पनिशमेंट. सो ऑल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ जैसे कि फैमिली सेटलमेंट, बंटवारा, ये उस फैमिली का निजी मामला है, फॉल्स अंडर सिविल लॉ. प्रॉपर्टी का भी आपको पता है कितने लफड़े होते ही रहते हैं, सिविल लॉ है.
क्योंकि ये देश का कंसर्न नहीं है, कुछ दो लोगों का निजी मामला है. गेटिंग दिस और नो? अरे बोलो ना. लैंडलॉर्ड और टेनेंट का झगड़ा, दो भाइयों का प्रॉपर्टी से झगड़ा, बंटवारे का झगड़ा. बंटवारा समझता है ना? फैमिली सेटलमेंट. ऑल विल फॉल अंडर सिविल लॉ. गुड्स डिलीवर तो कर दिए बट पेमेंट नहीं मिला, या उल्टा भी हो सकता है, एडवांस में पेमेंट दे दिया बट गुड्स डिलीवर नहीं हुआ है, सब कुछ विल फॉल अंडर सिविल लॉ. हो गया? लिख लो. So civil law can be further classified into 1, 2, 3, 4. Law of contract, family law, property law, law of tort. पानी लाना ना. हो गया? लिख क्यों नहीं रहे हो तुम? हाँ, नहीं लिख रहे हो, झूठ मत बोलो मुझे. क्या कारण है आपका नहीं लिखने का? कोई कारण नहीं है. टाइम पास ही करना है तो क्लास के बाहर ही रहो, अच्छे से घूम के आ जाओ, सुहाना मौसम है बाहर. हो गया? Virtual kids, no clicking photos.
आ जाओ टेक्स्ट बुक्स पे फटाफट रीड कर लेते हैं. सिविल लॉ को रीड करते. सिविल लॉ. ये चैप्टर जितने मजे में आप ले रहे हो उतना है नहीं. 6 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे है पूछता है इसके ऊपर. ऐसे तो कहा है वेटेज 0 to 5, बट फिर भी 6 मार्क के क्वेश्चंस पूछ रहा है. मतलब सोच लो आप. ओके. कोई भी डिस्प्यूट का मैटर है, dispute का matter between individuals or organizations, then they will be dealt with under the civil law. Civil law basically is focusing on dispute resolutions rather than punishment. Civil law कौन सा procedure govern करता है? The code of सिविल प्रोसीजर. और इसी को आगे क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स में. बताओ सिविल लॉ के 4 टाइप्स बताओ. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ एंड द लॉ ऑफ टॉर्ट. और ये कुछ एग्जाम्पल्स है, वो आप पढ़ लेना. कितने एग्जाम्पल्स हम बना सकते हैं. मैंने भी कितने एग्जाम्पल्स दिए. बंटवारा का एग्जाम्पल दिया, 2 भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़े, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का झगड़ा, सेल हो गया बट पैसे नहीं मिले, पैसे दे दिए बट गुड्स नहीं मिले. ये सब कुछ आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिविल लॉ के केसेस, डिस्प्यूट्स. है ना. नेक्स्ट इज कॉमन लॉ. बहुत इजी. इसके बारे में तो हमने कल भी डिस्कस किया था. कॉमन लॉ इज नथिंग. एक बार सुन लेते हो क्या, बाद में लिखो. कॉमन लॉ इज नथिंग बट बेसिकली केस लॉस के जजमेंट से बना हुआ लॉ जो है इज द कॉमन लॉ. केस लॉ के जजमेंट से बना हुआ जो लॉ है उस लॉ को कहेंगे एज द कॉमन लॉ. एज सिंपल एज दैट. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ डिसीजन दे दिया वो कानून के बराबर हो गया. भले ही कोई एक्ट में स्पेसिफिकली उससे रिलेटेड कुछ नहीं लिखा है, बट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कानून के बराबर ही होता है. सारे हाई कोर्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सारी जनता को जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा. कुछ साल पहले जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और वोडाफोन लिमिटेड का झगड़ा हो रहा था रिलेटिंग टू 11,000 करोड़ का टैक्सेशन. कुछ एक मैटर था इनकम टैक्स एक्ट के अंदर. वोडाफोन कह रही थी ये एक्ट मेरे को एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ये प्रोविजन, और डिपार्टमेंट कह रहा था आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल है जिसके द्वारा आपको ये टैक्स देना पड़ेगा. लड़ते झगड़ते दे वेंट टू इवेंचुअली द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये जो प्रोविजन है इट इज नॉट एप्लीकेबल टू वोडाफोन लिमिटेड. अगर वोडाफोन लिमिटेड को ये पर्टिकुलर प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, this provision is also not applicable to any other telecommunication company. Not applicable to Airtel, not applicable to Jio, not applicable to any BSNL, any other telecommunication company, because वो decision is like a law which is applicable to all similar cases. तो एक बार जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया, अब सुप्रीम कोर्ट अपनी भी नहीं सुन सकता और वो जजमेंट एप्लीकेबल हो जाएगा टू सिमिलर कंपनीज एंड सिमिलर सिचुएशन. तो ये भी कानूनी हो गया. इसी को कहते हैं एज द
common law. So you are supposed to stand by whatever was decided. इसको कहते हैं doctrine of stare decisis. Latin word है doctrine of stare decisis. To stand by that which is decided. So it is an obligation of courts to follow the same decisions that was taken in a similar case earlier. कल जाके सिमिलर केस लेके जियो आ जाता है. क्या जियो कह सकता है देखो सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के फेवर में डिसीजन दिया था तो यहाँ पे भी डिसीजन हमारे फेवर में ही होना चाहिए. ऐसा स्टैंड जियो ले सकता है. आई बात समझ में? जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब जजमेंट. So any judgment delivered by Supreme Court, it's going to be binding on all courts. कौन है? Done? Virtual kids, are you all done with the writing part? एक बार रीड कर लेते आ जाइए. बस एक क्लास है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हो गया. फिर नो पिच सिलेबस मैंने नहीं बनाया है, ठीक है? सो जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब जजमेंट or a case law is common law. Any judgment delivered by the Supreme Court will be binding on all the courts within India. Then there is this doctrine of stare decisis, जिसका मतलब होता है to stand by which is decided. जिसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है
सिमिलर केस कोई दूसरे कोर्ट में आता है, उस कोर्ट को भी वही डिसीजन देना होगा, दूसरे कोर्ट को उस कोर्ट को सपोर्ट करना होगा। इसलिए आता है टू स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड। अगर मम्मी ने डिसाइड किया है कि 11 के बाद आप बाहर नहीं जा सकते, पापा के पास चॉइस नहीं है, he has to stand by what mama has decided. This is the doctrine of stare decisis in simple भाषा। no choice पप्पा has, नहीं तो फिर बस खत्म ज़्यादा। So it is an obligation on the court to follow the same principle। मम्मी ने बोला बस मेरे घर में 11 के बाद बच्चा बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। पापा को भी यही फॉलो करना पड़ेगा। डॉक्ट्रिन म्हणजे रूल, रूल a principle, rule. Stare means stand by, decisive मतलब डिसीजन। जो मम्मा ने डिसीजन लिया है, पापा विल हैव टू स्टैंड बाय दैट डिसीजन। एंड लास्ट टाइप ऑफ लॉ, बहुत इजी, सबसे इजीएस्ट है, इज द प्रिंसिपल ऑफ natural justice. No one should enrich himself at the cost of another. जिसका ये मतलब होता है, कोर्ट जब कभी भी कोई डिसीजन लेता है, एक पार्टी की बात सुन के कभी डिसीजन नहीं लेता है। इसकी बात अगर सही है, हो सकता है ये भी झूठा नहीं है, दोनों भी बातों को सुनने के बाद डिसीजन लिया जाता है। एवरीवन विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सो आपकी बातें सुनी जाएगी, आपकी बातों को प्रूफ करने के लिए आप एविडेंस भी पेश कर सकते हो, और उसी के बाद कोर्ट्स जो होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं। ठीक है। सो नेचुरल जस्टिस, जिसको हम कहते हैं जस्ट नेचुरल, जो कहता है नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस एंड इट्स अ रूल अगेंस्ट प्रेजुडिस, एंड हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग। उसको हम इजी लैंग्वेज में कहते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अच्छा, अपने खुद के केस में आप जज क्यों नहीं हो सकते हो? आपका फिर डिसीजन न्यूट्रल नहीं रहेगा, आपका डिसीजन बायस हो जाएगा। इसलिए खुद के केस में हम कभी भी आपको जज नहीं बना सकते हैं। और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, कोई भी डिसीजन लेने के पहले यू विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, एविडेंस डिमांड किया जाएगा, एविडेंस देखने सुनने के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। आई बात समझ में? और ये देखो, अ जजमेंट कैन ओवरराइड और अल्टर अ कॉमन लॉ, but it cannot override or change the statute. इसका क्या मतलब हुआ? प्रीवियस डिसीजन को चेंज किया जा सकता है बाय अनदर जजमेंट। हाई कोर्ट का डिसीजन कुछ एक था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कुछ और हो सकता है, बट जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से आपका जो एक्ट है वो चेंज नहीं हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसके नीचे के कोर्ट के डिसीजन को चेंज करके
या ऑपोजिट डिसीजन ले सकता है, बट कानून के दायरे में रहते हुए। नहीं पता आप लोगों को? लिख लो, यहां पे लिखो इस सेंटेंस का मतलब। यहां पे जगह है ना, एक दो लाइन लिखो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट can overrule the decision of the High Court. But it cannot change. It cannot change the statute. The statute. Statute मतलब law. इसकी कुछ समरी है क्या? ये लिख ले तो। अभी लिखो, कल मेरे को नया टॉपिक चालू करना है। कल मैं पहले ये कर लूंगी, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, जिसके ऊपर क्वेश्चन आया था। पहले स्ट्रक्चर कर लूंगी कल में, फिर परसों एक दिन में ये हो जाएगा इन्फोर्सिंग द लॉ। अभी तक 2 ही अटेम्प्ट हुए हैं, एक जून वाला हुआ है और एक सितंबर वाला हुआ है। उसके क्वेश्चंस देख लिए परसों के दिन। No one can be the judge in its own case. भावनाओं को समझो बेटा, शब्दों से परे है वो। ऑडी एल्थरम पैंथरम, उसको लैटिन में कहते हैं गिव अनदर पार्टी फेयर हियरिंग। ऑडी अल्तरम पार्थेम, ऑडी अल्तरम पार्थेम। तीन चीजें, रूल ऑफ प्रेजुडिस, ऑडी एल्तरम पार्थेम, और तीसरा है रीजनड जजमेंट। यस, इसको एक्चुअली रेड में लिखना चाहिए, रीजनड जजमेंट। रीजनड जजमेंट है या डिसीजन है आपके टेक्स्ट बुक में? हाँ क्या?
इतना भी नहीं बोल पा रहे हो। अच्छा, ये चारों चीजें जो हमने देखी थी, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये क्या है? कोई अगर आपको पूछेगा आज आपने क्या पढ़ा लॉ के क्लास में, टाइप्स ऑफ लॉ, क्या पढ़ा आपने? चार टाइप्स बताओ। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। सीआरपीसी मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आईपीसी कहां आता है? बोलो ना। फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहां आता है? दो लोगों का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहां आएगा? जजमेंट्स से जो लॉ बनता है, केस लॉ से जो लॉ बनता है, और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, तीन प्रिंसिपल्स है। पहला है रूल अगेंस्ट प्रेजुडिस, दूसरा है ऑडी अल्टरम पैंट्रम, और तीसरा है रीजेंट डिसीजन। ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय। कितना हुआ? 1 घंटा 20 मिनट।